नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से आप लोग इस करंट अफेयर की क्लास जो चल रही है उसमें जुड़ जाएं और इसको वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अधिक से अधिक लोगों को। और ताकि इससे इस वीडियो से और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। आप देखते चलिए इस चीज़ों को। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग इसमें लेकर आए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आईएएस और पीसीएस के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये करंट की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग इसमें जुड़िए और जो भी आपके लोग इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनको भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इसमें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लिए ये सार्थक सिद्ध हो सके। मेरा उद्देश्य रहेगा कि अगर अधिक से अधिक लोग इससे फ़ायदा लेते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। और आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी इसमें आप लोग जुड़वाइए और वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहिए। जो भी वीडियो आ रहे हैं आपके लिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम बात करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और हम कुछ पिछले एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं जो 2-4 महीने पिछले का भी है। हर वीडियो में तो नहीं, किसी किसी वीडियो में मैं ले रहा हूँ। इससे ये होगा कि अभी आने वाला जो आरओ का पेपर है और साथ में अभी बिहार पीसीएस होने वाला है, तो उसके लिए भी वो ज़रूरत होगी। तो आप लोग इसमें जुड़िए और लोगों को इसमें शेयर करिए। जिस चीज़ के लिए हमारी संस्थान जानी गई है वो चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जा रही है। और आपके लिए एक सूचना ये है कि हमारे यहाँ 22 नवंबर से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। तो कोरोना के बाद ये पहला बैच है, क्योंकि लगातार कोरोना के खातिर बैचेस सब ऑफ रहे हैं। तो अब शुरुआत हो रही है उसी मतलब मजबूत फैकल्टी के साथ, और जिसके लिए हमारा संस्थान जाना गया है। एक पुरानी संस्थान है जो बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिया है, यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी, बिहार पीसीएस में बहुत सारे लोग संस्थान से हमारे सफल रहे हैं। इसका इतिहास है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को जोड़िए। फिर से हम नए जोश और उत्साह के साथ कोरोना के बाद 22 नवंबर से अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग उसमें जुड़िए और ऑफलाइन में पढ़िए और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। और तो ये जो करंट अफेयर की क्लास है, हम यहाँ पर आपके लिए जो है कि मैटर इकट्ठा करके लाते हैं और आपको काम क्या करना है कि इसी चीज़ को देखते चलना है और देखकर आप अपने आप को सफल बना लेना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। तो हम जो है इसमें जो आपके लिए ले आए हैं आप उसी का उपयोग करें, और जो ज़रूरत है जितनी चीज़ों को वही हम लेकर इसमें आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें जो 10 क्वेश्चन है इसमें से सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्वेन ब्रावो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में ड्वेन ब्रावो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो यह किस देश के खिलाड़ी हैं, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे वेस्ट इंडीज, बी है न्यूजीलैंड, सी है अफगानिस्तान और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ड्वेन ब्रावो जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले इन्होंने T20 से भी जो है विश्व कप से भी इन्होंने संन्यास लिया हुआ था। तो अभी हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लिए हैं। तो हम देखते हैं इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो, यानी बैटिंग भी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं और जो है कि बॉलिंग भी इनकी बहुत अच्छी रही है, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं वेस्ट इंडीज के। तो ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में ऐसा इन्होंने निर्णय लिया है। इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत 2004 में इंग्लैंड के विरुद्ध एक दिवसीय मैच में की थी। तो इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की जो शुरुआत की थी, कब की थी? तो 2004 में की थी। इंग्लैंड के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट को खेलते समय इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 40 टेस्ट मैच खेला है। कितना? 40 टेस्ट मैच, 164 एक दिवसीय मैच और 90 T20 मैच खेले हैं।
90 T20 मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से, 40 टेस्ट मैच खेले हैं और 164 एक दिवसीय मैच खेले हैं। यह भारत में जो आईपीएल होता है उसमें इन्होंने जो है इंडियन प्रीमियम लीग और मुंबई इंडियंस के साथ भी इन्होंने खेला है। तो आप देखेंगे कि इंडियन प्रीमियम लीग जो आईपीएल है उसमें मुंबई इंडियन की तरफ से भी इन्होंने खेला हुआ है। तो मुंबई इंडियन की तरफ से इन्होंने खेला है, तो ये आप जानकारी रखिएगा। चेन्नई सुपर किंग एक आईपीएल में खेली जाती, उसकी तरफ से भी डेन ब्रावोजिनो ने खेला है। तो आप भारत के जो आईपीएल है इसमें भी इन्होंने खेला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ये चर्चित मुद्दा बन जाते हैं, क्योंकि भारत में जो आईपीएल हुआ उसमें भी इन्होंने खेला है, तो इनका नाम जो है इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना इस पे रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित ग्लासगो ग्लेशियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लासगो ग्लेशियर के संदर्भ में यह क्वेश्चन हमारा है और कहा जा रहा है कि इसके कथन है कि यह अंटार्कटिका में स्थित है। कहां पर? यह अंटार्कटिका में स्थित है। इसे ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन को पहचानना है। ये जो दो कथन दिए गए हैं कि यह अंटार्कटिका में स्थित है और इसे ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो ग्लेशियर के नाम से जाना गया, तो ये दोनों कथन हमारे सही हैं, यानी इसका सी उत्तर सही है, यानी दोनों कथन हमारे सही है। अभी आप देखेंगे ब्रिटेन के ग्लासगो में कॉप 26 का जो है सम्मेलन चला, उसमें जो है सम्मेलन के बाद ही इस ग्लेशियर को नाम दिया गया। तो आप ये देखेंगे कि ये ग्लासगो ग्लेशियर चर्चित क्यों रहा, क्यों इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम बताते हैं कि अंटार्कटिका में 100 मीटर का एक जो है बर्फ का टुकड़ा यानी बर्फ का पिंड पिघल रहा है, जिससे ये चर्चा में रहा है। तो हम देखते हैं इसमें, तो 100 किलोमीटर का एक लंबा बर्फ का पिंड है जो तेजी से पिघल रहा है, इसलिए यह चर्चा का विषय बना। इसे औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया। तो यह ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन जो है अभी हाल ही में आयोजित हुआ। तो आप देखें यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉप का 26वां सत्र ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित किया गया। तो यह ब्रिटेन के ग्लासगो में जो आयोजित किया गया, इसी के बाद ग्लासगो ग्लेशियर इसको नाम दिया गया। तो यह कहां पे स्थित है? अंटार्कटिका में, और यह 100 किलोमीटर लंबा है, बर्फ का एक टुकड़ा है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा, तो इसका नाम बदला। तो जैसा कि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है कि तेजी से बर्फ में पिघलाव हो रहा है, उससे जो है कि कई बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पिघल रहे हैं और जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इससे जो तटीय इलाके हैं उनके लिए नुकसान दायक होगा। ये तो ये जो है कि ग्लासगो ग्लेशियर चर्चा में रहा, तो इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारत आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, इसकी बातें पूछी जा रही है। तो हाल ही में चर्चा में रहे भारत आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह पूछा जा रहा है। हमारे कथन है कि इसमें वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया, यानी 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। दूसरा कथन है कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन द्विवार्षिक आधार पर होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है असत्य है। तो असत्य कथन पूछा जा रहा है। हमारे कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वो उसमें 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अब ये जो भारत आसियान मैत्री वर्ष है यह द्विवार्षिक आधार पर आयोजित न होकर के वार्षिक आधार पर आयोजित होती है, इसलिए इसके कथन जो हैं दो गलत हो जाते हैं। यहाँ द्विवार्षिक लिखा है जबकि ये वार्षिक आधार पर इसका आयोजन होता है, तो ये कथन गलत हो जाते हैं। इसलिए हमारा सही क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा वो होगा बी, यानी बी कथन इसका असत्य है।
तो देखते हैं इसके व्याख्या में वो समझते हैं कि हाल ही में भारत ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनोई, आसियान का कौन वर्तमान अध्यक्ष देश है? तो ब्रुनोई के आमंत्रण पर 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो भारत ने अभी 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो कौन सा है? 18वां है, यह भी आपको याद रखना होगा। इसमें सभी राजनेताओं ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया। तो यानी 2022 जो होगा भारत आसियान मैत्री वर्ष होगा। अब इसकी घोषणा किसमें की गई? तो भारत आसियान का जो ये सम्मेलन हुआ इसमें किया गया। 18वां भारत आसियान सम्मेलन है। देखते हैं, भारत आसियान शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी वार्षिक आधार पर इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। वहां जबकि लिखा था द्विवार्षिक आधार पर होता है, तो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसको आसियान बोला जाता है, की स्थापना 1967 में। कब? 1967 ईस्वी में बैंकॉक जो है थाईलैंड में पड़ता है। बैंकॉक में आसियान के संस्थापकों, आसियान के जो संस्थापक देश हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर द्वारा आयोजित जो द्वारा आसियान घोषणा हुआ था, जिसको बैंकॉक घोषणा भी बोला जाता है, पर हस्ताक्षर के साथ की गई। तो कुल मिलाकर 1967 में आप याद रखिए कि आसियान की स्थापना की गई थी। फिर देखिए, इसके सदस्य राज्यों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है। यानी जो इसके सदस्य हैं उनके नामों के आधार पर, उनके वर्ण के आधार पर, जो वर्ण पहले शुरू होता है, जैसे कि अगर ब्रुनोई इस समय अध्यक्ष है तो बी से है, अब सी से जो होगा उसका नाम जो है अध्यक्ष के लिए नामांकित किया जाएगा। तो इस जो वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती। हर साल इसके अध्यक्ष बदलते जाते हैं। तो इस साल कौन अध्यक्ष है? तो ब्रुनोई इस समय अध्यक्ष है, जिसके आमंत्रण पर भारत ने आसियान में शामिल हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मैरांग सिविल सब डिवीजन को याद रखें, मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल, मेघालय। तो आपको बता दें कि यहां मेघालय इसका सही उत्तर है, यानी मेघालय ने हाल ही में मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो देखते हैं 5 नवंबर 2021 को, कब? 5 नवंबर 2021 को मेघालय कैबिनेट ने मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी जो मेघालय कैबिनेट है उन्होंने मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे अब पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिला के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिला के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्घाटन 10 नवंबर 2021 यानी आज किया जा रहा है। तो इस जिले का उद्घाटन कब किया जा रहा है? आज किया जा रहा है, यानी 10 नवंबर को इसका उद्घाटन किया जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के संदर्भ में? तो इसमें हमारा कथन है कि इसका तीसरा संस्करण 7 नवंबर 2021 से गोवा में शुरू हुआ। कब से? 7 नवंबर 2021 से गोवा में शुरू हुआ। दूसरा कथन है कि इसमें भारत हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देशों के प्रमुखों की मेजबानी करेगा। हमारे कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसके दोनों कथन सत्य हैं, यानी इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों, यानी सी इसका सही उत्तर है। तो हम देखते हैं व्याख्या कि गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव यानी जीएमसी 21 का तीसरा संस्करण 7 नवंबर 2021 से गोवा में शुरू हुआ। आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस स्थान पर शुरू हुआ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का? तो यह गोवा में शुरू हुआ 7 नवंबर 2021 से, और यह इसका तीसरा संस्करण है। इस कॉन्क्लेव में भारत हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देशों के नौसेना प्रमुखों की मेजबानी करेगा। कितने देशों की नौसेना? 12 देशों की नौसेना प्रमुखों की मेजबानी भारत कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के ये देश हैं 12।
तो देखते हैं जीएमसी 2021 की थीम है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ए केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर इंडियन ओशियन रीजन। इसका जो है थीम है, तो इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, तो यह थीम आपको याद रखना है। जीएमसी 2021 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 12 हिंद महासागर के समुद्री देशों, 12 हिंद महासागर के समुद्री देशों, अब ये कौन कौन से देश हैं? कोमोरोस, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, सेशल्स, सिंगापुर और थाईलैंड के समुद्री बल्लों के प्रमुखों की मेजबानी करेंगे। कौन करेंगे? नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह 12 देशों को जो हिंद महासागर के देश हैं तो इनकी मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं? किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिक संभावित है क्वेश्चन पूछने का, उन्हीं चीजों को हम हमारी टीम लेके आए हैं। तो उसमें से देखें कि हाल ही में किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, चीन। तो इसका सही उत्तर है चीन, यानी चीन ने हाल ही में 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो देखते हैं 6 नवंबर 2021 को, कब? 6 नवंबर 2021 को चीन ने दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में, तो चीन का जो सिचुआन प्रांत है, सिचुआन प्रांत से में स्थित जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, तो जो सिचुआन प्रांत है यहां पर जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, यहां से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये उपग्रह याओगन 35 परिवार के हैं, यानी ये जो उपग्रह हैं किस परिवार के हैं? याओगन 35 यानी 35 परिवार के हैं। इन्हें लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। यह चीन का लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट का 996वां मिशन है। कौन सा? 996वां मिशन है ये, तो ये याद रखिए। लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 7 नंबर की, 10 नवंबर 2021 को 10 नवंबर 2021 को आयोजित हो रही अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 10 नवंबर 2021 को, यानी आज जो अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता हो रही है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है हमारे भारत, चीन, रूस और ईरान। इसका सही उत्तर है भारत, यानी भारत अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता की मेजबानी जो इस बार हो रही वार्ता उसकी मेजबानी जो है भारत कर रहा है। देखते हैं, देखिए 10 नवंबर 2021 को, कब? 10 नवंबर 2021 को आयोजित हो रही अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ये इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये याद रखना। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में समग्र सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए भारत वार्ता की मेजबानी कर रहा है। तो तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसको लेकर के जो मुद्दे उठे हैं उन्हीं को लेकर के ये जो है सम्मेलन बुलाया गया है। तो ये वार्ता, सुरक्षा वार्ता की जा रही है जिसका भारत मेजबानी कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा इन सारी अफगानिस्तान में भारत बहुत सारी चीजों का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो भारत का यह दायित्व बनता है कि वहां के सुरक्षा वार्ता पर विशेष रूप से बात करे। देखिए रूस, ईरान और अन्य सभी मध्य एशियाई देशों ने इस चर्चा में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, यानी रूस और ईरान भी जो है इसमें जो है मेजबानी जो हो रही इस वार्ता में तो अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इससे पहले इस प्रारूप में 2 बैठकें हो चुकी हैं, इससे पहले भी इस प्रारूप में 2 बैठकें हो चुकी हैं। 1 सितंबर 2018 में हुई थी और 1 दिसंबर 2019 में हुई थी, अब यह हुआ था ईरान में। तो ये 2 हुआ था, इससे पहले भी 2 हो चुकी थी, 2 ईरान में हुआ था।
ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा है कि हाल ही में गुजराती नववर्ष वेष्टु वरस मनाया गया, यह किससे संबंधित है? तो वेष्टु वरस किससे संबंधित है? ये बातें हो रही भगवान शिव से, भगवान ब्रह्मा से, इंद्र से, भगवान श्री कृष्ण से। तो यह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन सही है। तो गुजराती नववर्ष को वेष्टु बरस बोला जाता है और यह जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो भगवान श्री कृष्ण गुजरात से ही इनका कार्य क्षेत्र एक गुजरात भी रहा है। तो वहां के जो व्यापारी हैं, एक किसान बही मतलब एक खाता बही उनकी होती है। तो खाता बही को इस दिन वो एक दिन पहले ही पुराने को बंद करते हैं और नए खाता बही को शुरू करते हैं। वो उनका नववर्ष होता है जिसको वेष्टु बरस बोला जाता है। तो किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो 5 नवंबर को, कब? 5 नवंबर को गुजराती नववर्ष वेष्टु बरस मनाया गया। कब मनाया गया? 5 नवंबर। वेष्टु बरस भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस दिन को हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के साथ गुजराती नववर्ष की शुरुआत होती है और इस दिन को चिन्हित करने के लिए व्यापारी इससे एक दिन पहले अपनी पुरानी खाता बही को बंद कर देते हैं और नई खाता बही की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में याहू ने किस देश से बाहर निकलने का निर्णय लिया? एक सर्च इंजन है याहू, तो इसने किस देश से हाल ही में निकलने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, इराक। इसका सही उत्तर है चीन, यानी चीन से याहू ने हाल ही में निकलने का निर्णय लिया है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण याहू ने 2 नवंबर 2021 को चीन से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। 2 नवंबर को ऐसा उसने निर्णय लिया है। याहू ने 1 नवंबर 2021 से चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी है। तो 1 नवंबर 2021 से चीन में याहू ने अपनी सेवाएं बंद कर दी है। याहू ने यह निर्णय यूजर्स के अधिकारों और एक मुक्त और खुले इंटरनेट के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप लिया है। तो यह हमारे जो है 10 क्वेश्चन हुए। ये 10वां अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा है बचा। 10वां क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 एक पुराना क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, जहां मुझे दिखा कि ये संभावित हो सकते हैं तो उसको लिया। 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 50वां, 55वां, 63वां, 75वां। तो ये 63वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को मनाया, अपना 63वां। देखते हैं व्याख्या कि 1 जनवरी 2021 को, कब? 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में कब हुई? 1958 में रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय सिर्फ 10 प्रयोगशालाएं थी। 10 प्रयोगशालाओं के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास शाखा है। तो ये डीआरडीओ जो है रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इस तरह आज का हमारा ये 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप इसको लोगों को शेयर करते रहें, लोगों को इसमें जोड़ते रहें ताकि और भी लोगों को इसमें फायदा हो सके और आप अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।